कृष्णा गुप्ता, सूरज सिंह, आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार जल्दी से बता दीजिए। स्कूल में सॉल्व करा था सर। ओके भाई, ठीक है, तो चलिए ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप लोग, ये जो हमारा पेपर है, बेटा 2 घंटे का आप लोगों का ये पेपर होने वाला है और 40 नंबर का बेटा पेपर आप लोगों का है ये, 40 मार्क्स का। ठीक है सर। जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करी जाए तो इसकी भी जानकारी वैसे आप लोगों के पास है, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। देख सकते हैं बेटा इधर कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन ए, बी एंड सी, ईच पार्ट इज कंपल्सरी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और सेक्शन सी में बेटा आप लोग को 4 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे हर क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होगा। सर आपके आशीर्वाद से पूरा सिलेबस कर लिया है, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके सो बच्चे, अब जो है हम सीधा यहाँ पे शुरू करेंगे अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए से शुरू करते हुए चलेंगे बेटा, और 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। और पहला ही क्वेश्चन बेटा हमारे सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रख दिया गया है। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारे सामने एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रख दिया गया है भाई। तो देखिए जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास 1 के अपॉन में है कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर को न्यूमरेटर में भेज देना चाहिए, न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। बोलो इसके बाद अब हम लोगों को इधर क्या करना चाहिए बच्चे, इसके बाद क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10 है, तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भाई, यहाँ पे 1 माइनस 10x को डिलीट कर लो, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10x का माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा dt। तो जो i है वो बन जाएगा बेटा 1 माइनस 10x जो है वो बन जाएगा t का स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ये बन जाएगा माइनस में 1 dt। और आपको मालूम है बेटा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर को ऊपर भेजना पड़ेगा, पावर में ऐड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 बाई टी प्लस में रहेगा के, और t जो हमारे पास है t की वैल्यू है 1 माइनस 10x प्लस में रहेगा के। बोलो बच्चे ये सही किया कि नहीं किया, ये सही है कि नहीं है बच्चों, हाँ जी ये ठीक है कि नहीं है, यस नो कमेंट करके बेटा सबको बताना है भाई। ऐसे ही हमारे पास देखो इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें है 10 की पावर में 4x है। बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 10 की पावर में 4x है, 10 की पावर में। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इससे आप, ये भी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे आप ब्रेक करके लिख लीजिए बेटा, ब्रेक करके लिख लो। 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे, एक 10 स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरे 10 स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। उसके बाद इस सेक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई उस 10 स्क्वायर के साथ करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई भी 10 स्क्वायर के साथ करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा इधर हम लोगों को, यहाँ पर बेटा हम लोगों को इस 10x को लेट करना चाहिए t, 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो t का स्क्वायर सेक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, और उस 10 स्क्वायर को चेंज कर लो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल जाएगा टी क्यूब बाई 3 सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में k। आप अगर इस पेपर को दे रहे होते तो आप कौन सा वाला क्वेश्चन करते, ऊपर वाला या नीचे वाला, हाँ जी बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन करते या नीचे वाला क्वेश्चन करते। कई बार ना एग्जाम में ऐसा होता है कि समस्या देखो पड़ी कैसी रहती है कि जो 2 ऑप्शन हमें दिए गए ना हमें दोनों आते हैं, अब वहीं पर ही हम सोचने में कितना समय लगा देते हैं कि कौन सा करें, पहला वाला करें या दूसरा वाला करें। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है यार, सर सेकंड वाला करता, ओके ठीक है, चलो बहुत से बच्चे ऊपर वाला कह रहे हैं, ठीक है बेटा बढ़िया। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे,
नेक्स्ट की तरफ चलेंगे बेटा। कहते कि राइट डाउन द ऑर्डर एंड डिग्री, राइट डाउन द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री किसका लिखना है? हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ जी, ऑर्डर भी बताना है एंड डिग्री भी बतानी है। चलो फटाफट से आप लोग जरा मैसेज में बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी। जरा आप लोग जरा इसका जवाब दीजिए बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है? इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है बेटा? सर आपकी तो बात ही अलग है थी, आप तो अपने टाइम के टॉपर, नहीं टॉपर तो यार, टॉपर तो नहीं था मैं, मतलब स्कूल में था टॉपर, लेकिन होते ना अंधों में काना राजा, वो वाली बात थी, ठीक है, तो इसलिए टॉपर था। बाकी मार्क्स मेरे, मैंने बता रखे आप लोगों को, ज़्यादा मार्क्स थोड़ी थे मेरे। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे देखिए ऐसा है ना, आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन जब आती है तो ये जितने रूट वगैरह है पावर में जो फ्रैक्शन है इसको हटाना होता है बेटा। तो हम क्या करेंगे ना, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, पूरे की पावर में अभी 1/2 है, और राइट साइड में डी 2y अपॉन में डी एक्स 2 है, पूरे की पावर में 1/3 है। तो बेटा इस डिनोमिनेटर के 2 को भी हटाना है और उस डिनोमिनेटर के क्यूब को 3 को भी हटाना है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग भी करो और दोनों साइड क्यूब भी करो। ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वो जो 3 है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में वो राइट साइड में चले जाएगा। जरा चेक करो ये सही किया कि नहीं किया बेटा, मैंने देख लो, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग भी करी, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी होगी तो यहाँ पे 1 बचेगा, बट यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। फिर दोनों साइड क्यूबिंग कर लो तो वहाँ सिर्फ स्क्वायर बचेगा, उधर क्यूब आ जाएगा। यस या नो? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2। और अगर मुझसे पूछा जाए कि डिग्री क्या है, डिग्री, तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है बेटा, तो वो भी 2 है भाई, वो भी 2 है। तो 2 and 2 इसका आंसर है कि नहीं बच्चों? बोलो भाई, सही है कि नहीं है? 2 and 2, हेलो 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 हेलो, हाँ जी भैया। अगर डी वाई बाई डी एक्स का डिग्री क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का डिग्री क्यों देखेगा मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स का डिग्री क्यों देखेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो वो लिख दिया। डिग्री का मतलब होता था हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है। क्यों भाई? हे भाई पूछ लिया तो, अरे क्या पूछ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन की पूछेगा ना डिग्री यार, स्पेसिफिकली इसकी उसकी थोड़ी ऐसे पूछता है भाई। ठीक है मेरे भाई, ओके। यश तेरा आंसर क्या था यार? सबने आंसर 2, 3, 1/3 दिया है, कमाल है, कमाल की ढक्कन हो यार। हाँ सबका गलत था, ये तो बहुत गलत है भाई। चलिए बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझ गए सर, समझ गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा हम लोग। अब वेक्टर का क्वेश्चन आ गया भाई हमारे सामने, वेक्टर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चे। कहते कि A and B आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट B, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, B A produced such that B A produces that, कहता है कि जो BC है दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ BA। ओके, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। हमें इस B का पोजीशन वेक्टर मालूम है, हमें इस A का पोजीशन वेक्टर मालूम है, हमें C का पोजीशन वेक्टर, ये C वेक्टर बेटा हम लोगों को फाइंड करना है। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन इधर रख दिया गया है भाई, ये क्वेश्चन बेटा हमारे सामने यहाँ पे इधर ये रख दिया गया है। सुधांशु सिंगला कह रहा है कि सर 1 मोर एग्जांपल ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ले बेटा देख बच्चे देख, तू भूल गया ना बाबू, तू भूल गया। सुधांशु बच्चे बोले प्यारे न्यारे,
जरा इसको देखकर बता बेटा, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, बोलो बेटा, शाबाश। ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3। उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? 5। dy बाई डी की पावर क्या है? 10। तो डिग्री को क्या 3 बोलोगे? नहीं, आप इसकी पावर बोलोगे ना, तो डिग्री भी इसमें क्या रहेगी? 5 रहेगी दोस्त, ठीक है ना। तो उसी तरह से बेटा मैंने उसको देखा, ऑर्डर भी 2 आया, डिग्री भी उसकी 2 आ गई यार। बोलो भाई अब सही है कि नहीं? ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। ओके, सो अब जो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर है ए और बी के, ठीक है। फिर इसने एक बात बोली है कि जो बी सी है वो 1.5 टाइम्स है बी ए का, यानी कि अगर मैं बोलूं कि बी ए मान लो 2 यूनिट है, तो क्या मैं कह सकता हूं बी सी जो होगा वो 1.5 टाइम्स होगा, यानी कि वो 3 यूनिट होगा। इस बात को मानते हो बच्चों? बी ए अगर 2 यूनिट है तो बी सी पक्की बात है 3 यूनिट हो जाएगा भैया, 1.5 गुना है। तो देखो बी ए को मैंने छोटा बनाया और बी सी को बेटा मैंने बड़ा बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, बी सी के अपॉन में आ जाएगा बी ए, दिस इज 1.5 और 1.5 का मतलब होता है 3/2। यहां तक सही है बच्चों? यहां तक सही है कि नहीं है? यस या नो? यस या नो? अब देखिए बी सी दिस इज 3, बी ए दिस इज 2, तो ये ए सी ये क्या मैं कह सकता हूँ 1 होगा। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? देख लो बड़ा ध्यान से, ये बात समझे कि नहीं समझे? बी सी के अपॉन में बी ए लिया है तो वो 1.5 के इक्वल है और 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो बी से लेकर सी तक अगर 3 यूनिट डिस्टेंस है, बी से लेकर ए तक 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो पक्की बात है ए से सी तक 1 यूनिट डिस्टेंस होगी। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई कि जो क्या मैं कह सकता हूं जो ए है, जो ए है दिस डिवाइड्स बी सी इन 2:1, वो भी कैसे? इंटरनली डिवाइड करता है। ये बात सही है कि नहीं है बच्चों? यस या नो? जो हमारा ए है वो उस पूरे बी सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन 2:1, और रेशियो बेटा आपको मालूम है ये m1 है वो m2 है, तो इस a को निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए? a को निकालने के लिए 2 की मल्टीप्लाई c के साथ कर दोगे प्लस 1 की मल्टीप्लाई b के साथ कर दोगे, 1 की मल्टीप्लाई b के साथ कर दोगे, अपॉन में 2 और 1 को आप प्लस कर लोगे। बोलो भाई, ये देख लो सेक्शन फॉर्मूला बेटा मैंने लगाया है यहाँ पे, ये यहां पे हमने क्या लगाया है? सेक्शन फॉर्मूला। चेक करो बेटा, क्या ये सेक्शन फॉर्मूला सही है कि नहीं है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमने 2 की मल्टीप्लाई सी से की, 1 की मल्टीप्लाई बी से की, और अपॉन में 2 और 1 को प्लस कर लिया, तो वो ए के इक्वल आएगा। सो नाउ ये 3 इंटू ए इक्वल टू 2c प्लस बी, और यहां से सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3a वेक्टर माइनस में b वेक्टर अपॉन में 2, 3a माइनस b, 3a माइनस b। आरटीपी लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो बस मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है यहाँ पे यार, ठीक है ना, कि सेक्शन फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। ये ठीक है कि नहीं बच्चों? बताओ जरा, आंसर सही निकल रहा है बच्चों? चेक करो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन बुक में नहीं है आपके, ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है यार, ठीक है बच्चों। बढ़ेंगे आगे की तरफ, बढ़ेंगे आगे की तरफ, चलेंगे आगे की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये 3D का क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे सामने। अब 3D अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में पढ़ा है मेरे ख्याल से, और 3D एक ऐसा चैप्टर था यार जो काफी लंबा चैप्टर था। कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है, कितने सारे कॉन्सेप्ट थे उसमें ना। लाइन की इक्वेशन निकालने के 2 केस, प्लेन की इक्वेशन निकालने के 4 केस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अरे 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 ये क्या हो गया? अरे बच्चों रुकिएगा जरा भाई, हाँ फोकस ही बिगड़ गया यहाँ तो, हाँ जी फोकस ही बिगड़ गया यार।
हाँ जी, अब स्क्रीन क्लियर है बेटा? स्क्रीन क्लियर है बच्चों? बीच में स्क्रीन आई थिंक थोड़ी खराब हो गई थी ना। हाँ जी सर, आप 2 दिख रहे हो बच्चों? क्या मैं 2 बार दिख रहा हूं क्या? चलिए ओके। सो देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन की इन्होंने बात करी है। कहता है कि x जो है वो इक्वल टू है a y प्लस बी, एंड जो z है दिस इज सी वाई प्लस डी। ओके, कहते कि फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड फाइंड इट्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। एक तो हमें डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं, दूसरा हमें इस लाइन को लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। इस लाइन को, अब तुम बोलोगे सर ये लाइन तो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी है ना बेटा, लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी है वेक्टर फॉर्म में, आप लोगों ने देखा है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म में बेटा आप लोगों ने पढ़ा है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में a b एंड c। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यहां से देखो, ये अब क्वेश्चन थोड़ा अलग ही तरीके से बोला गया है। ये ऐसा क्वेश्चन जो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बेटा ऐसा ना आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, देखो यहाँ x जो है y के टर्म्स में, वहां पे z भी y के टर्म्स में। मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो आप बोलेंगे x माइनस बी के अपॉन में a, ये हमारा बन जाएगा y। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से y की वैल्यू जो निकलेगी, अब आप बोलेंगे y ये भी है और y वो भी है, तो x माइनस बी के अपॉन में a इक्वल टू y है, और वो किसके इक्वल है, z माइनस डी के अपॉन में c। बोलो भाई, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बच्चों? ये ठीक है कि नहीं है? अब ये जो y है, इस y के अपॉन में 1 होगा, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, और y में से कुछ माइनस करना हो तो जबरदस्ती करना ही है, तो 0 माइनस कर लो। बोलो भाई, अब ठीक है कि नहीं है? बोलेगा बेटा ये सही है कि नहीं है? तो इसको देखकर बेटा आप देख सकते हैं x1 y1 z1 वो होता है पॉइंट मिल जाएगा b 0 d। और अगर मुझसे पूछा जाए डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं a b और c, तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे a 1 एंड c। ठीक है, नाउ अब हमें चाहिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें चाहिए बेटा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर होता है पॉइंट b0d bi 0j प्लस डी के लैम्डा, और डिनोमिनेटर में a1c है ना, तो a1c। बोलो भाई, डायरेक्शन रेशियोज में निकल गए और वेक्टर की ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन में निकल गई। अक्षय भाई ठीक है कि नहीं है? अक्षय, खुशी, जुबैर, यश, चलें बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भैया। अब 4th हो जाता है। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारे सामने आया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने रख दिया जाता है इधर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, देखो यहां पर बोला गया है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, बोला गया लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीड ड्यूरिंग अ randomly selected day. The probability that x can take the values x and x has the following form where k is same unknown constant. ठीक है बच्चों, एक ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे बना के दिया गया है। बोला गया है कि देखो जब x 0 होगा, x 0 होने पे आंसर क्या है 0.1। अच्छा, x इक्वल टू अगर 1 हो, x इक्वल टू 1 हो तो आंसर है kx, और x की जगह मैं रख देता हूं 1, तो बन जाएगा k। 2 अगर x हमारा 2 हो जाए
अगर x हमारा 2 हो जाए तो भी kx, तो k इंटू एक्स, एक्स की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगा, 2 की। फिर अच्छा ये यहाँ पर ना बेटा एक मिस्टेक हो गई है यार, मिस्टेक हो गई एक। मिस्टेक क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का है 2 की जगह ना 3 कर लो बेटा, इधर यहाँ 3 होगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी वहाँ पे आ गया है ना, ये एक मिस्टेक है, इसको 3 कर लीजिए बेटा। तो यश मेरे ख्याल से इसी के बारे में कह रहा था शायद। ओके सो अब आ जाता है x इक्वल टू 3। अरे 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 x इक्वल टू 3, तो 3 पे बेटा 3 पे क्या है k 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 होता है 2k। ऐसी 4 पे x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 तो k 5 माइनस 4। चेक करो बेटा ये सही है कि नहीं है, यहां तक मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा बच्चों? और बाकी में तो x अगर कुछ और बोलोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो आपने बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात पढ़ी थी, आपने एक बात पढ़ी थी बेटा कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज को जब प्लस किया जाएगा तो प्लस करके जो आंसर आता है वो कितना आता है, याद है आप लोगों को? k 2k प्लस करके आंसर हुआ करता है 1। तो लो जी बच्चों 5 माइनस 4 1k, 5 माइनस 3 2k, 2k 1k एंड 0.1। तो क्या बन गया 2 3 2 5 और एक 6k और 1 माइनस 0.1 0.9, 0.9 का मतलब होता है 9/10। तो k हमारा बन जाएगा 9/60, 3 3 9। क्या आपका आंसर 3/20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बच्चा है यहाँ पे ऐसा? क्या कोई बच्चा है यहाँ पे ऐसा जिसका आंसर ये आ रहा हो 3/20? यस सर, RTB भाई का आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अरे 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 ओके लीजिए बच्चे, क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया गया है। कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया बेटा, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसके चांसेस 1/2 हैं। बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसके चांसेस 1/3 हैं। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो इसका मतलब क्या है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का मतलब क्या है कि देखो प्रॉब्लम या तो ए सॉल्व कर ले पर बी ना कर पाए, कोई एक तो सॉल्व कर रहा है ना, समस्या का समाधान निकल गया, कोई एक ही कर ले तो, या फिर ए ना कर पाए पर बी कर ले, या फिर दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अच्छा ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, उसके चांसेस हाफ हैं, तो ना कर पाने के चांसेस भी हाफ ही होंगे। ऐसी बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, उसके चांसेस 1/3 हैं, 1/3। सो ना कर पाने के चांसेस 2/3 हो जाएंगे, 2/3। तो बेटा देखिए ए सॉल्व कर पा रहा है 1/2 इंटू बी नहीं कर पा रहा 2/3। ए नहीं कर पा रहा 1/2, बी कर पा रहा है 1/3, और ए और बी दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2 3 और 1 4, 4 के अपॉन में 6 और हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। बोलो भाई सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है बेटा? फिर सेकंड पार्ट में बोला गया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट, कोई एक ही बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्व इट, कोई एक ही बंदा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो बेटा ऐसा है ना
एक बंदा सॉल्व करने का मतलब क्या है, ए करे पर बी ना कर पाए, बी कर ले पर ए ना कर पाए, यही मतलब है इसका। तो ये 1/2 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3, so 2/6 plus 1/6 3/6 and answer will be 1/2। बोलो बच्चे सही है कि नहीं है? हाफ बिल्कुल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा सेक्शन ए हमारा यहाँ पे हो गया है खत्म। ठीक है, अभी हो रहे हैं 5:27। तो 27 मिनट मुझे लगे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को करने में, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने किया है और आपसे बातें करते करते बेटा मैंने ये समय लिया है। ठीक है, ओके बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट की तरफ। अब हम चल रहे हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में सबसे पहला बेटा क्वेश्चन जो रखा गया है वो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या करना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को? पेपर में आ गया, डिवाइड होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7.5, पार्शियल फ्रैक्शन। बिल्कुल, आप लोग यहां पे एक बात देखकर समझ चुके हो कि ऊपर है एक्स क्यूब, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है, बट हमेशा सबसे पहले ये चेक करना होता है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस का 3x प्लस का 2। तो आप क्लियरली यहां पे देखेंगे कि ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर है बेटा, जिसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन यूज कर लेंगे, एक्स क्यूब यहाँ रहेगा एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, तो इधर रहेगा x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स और 2 इंटू एक्स अपॉन में देखो ये प्लस से माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, हमारे पास ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 2x। ना उधर रहेगा 3, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, ये प्लस से बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 9 माइनस 2 7। चेक करो बेटा इतना सही है कि नहीं है, इतना सही है कि नहीं बेटा, देख लो यार ये हमारा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सही है, सही है ना? क्या कोई बच्चा जिसको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया हो यहाँ पे? सुना, इंटीग्रेशन बेटा आपको मालूम है रूल, Q प्लस आर बाई डी। Q क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 3, रिमाइंडर बेटा हमारे पास है 7x माइनस 6 और डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें भी बेटा आप देखो x प्लस 3 और 7x माइनस 6, इसको फैक्टराइज कर लेंगे फिर से। बोलो बच्चे ये ठीक है कि नहीं है यार? बोलो बेटा यहां तक ठीक है कि नहीं है? बच्चों यहां तक सही है कि नहीं है? जरा फटाफट से बताइए। अब देखिए यहां देखो x प्लस 3 कंडीशन तो इजीली हो जाएगा, मुझे उसके बारे में सोचना है। 7x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2, a अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1, b अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2, एलसीएम लेंगे 7x माइनस 6 और अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे a और b निकालने के लिए। इसको 0 बनाने के लिए 2 पुट कर दिया, 7 दूनी 14 माइनस 6 8 और वहाँ आ जाएगा b 2 माइनस 1, तो b निकल गया 8। ऐसे ही उसको 0 बनाने के लिए हम उसमें पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1, तो 7 माइनस 6 1, a 1 माइनस 2 और a हमारा आ जाएगा माइनस का 1। चेक करो बेटा ये सही है कि नहीं है? a माइनस 6, a माइनस 6 कैसे हो सकता है? हरिओम कहाँ मिस्टेक है बेटा मेरी? देख ना कहाँ मिस्टेक करी तूने, देख तो एक बार।
कहाँ मिस्टेक हुई है बच्चों? देखो यार, मेरी कोई मिस्टेक है क्या इसमें? देख लो भाई जरा, a-1 है और b इसमें बेटा हमारा 8 आ रहा है। अब देखिए, अब बारी आती है बेटा इंटीग्रेशन की। सुनाओ, इंटीग्रेशन करेंगे i, तो इंटीग्रेशन हमें ना इसका करना था, इंटीग्रेशन इसका करना था x+3, फिर इसकी जगह पर बेटा मैं लिखूंगा सीधा a/x-1 और b/x-2 और x का इंटीग्रेशन x²/2, 3x, a की वैल्यू है -1 तो ये माइनस लॉग x-1 आ रहा होगा, और b की वैल्यू हमारे पास 8 तो 8 लॉग x-2 आ रहा होगा। चेक करो भाई ये सही है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है बेटा, जरा अब देख के बताओ भाई जरा फटाफट से। बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। अब सब मेरा गलत हो गया, 7 से मल्टीप्लाई 7 to 14, ओके मुझे सही लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है बेटा। बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करा सॉल्व करो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है गाइस, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, करा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। dy/dx प्लस में 2x/1 + x²y इक्वल टू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ये देखो 3 प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी थी हमने, 3 केस थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सा है? थर्ड, हाँ नाम, हाँ थर्ड वही है सर, वही नाम याद नहीं आ रहा था। 9.4, 9.5, 9.6 क्या बोलती है पब्लिक? 9.4, 9.5, 9.6, बिल्कुल 9.6 है बेटा। यहां पर क्या होता है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म होती है ना। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो p का काम है बेटा वो कौन कर रहा है, 2x/1 + x² एंड q यहां पर है 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है। सो अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड किया जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में हम लिखा करते थे IF, फॉर्मूला था e की पावर में p का इंटीग्रेशन। p है बच्चों ये 2x के अपॉन में जो 1 + x² है, इसका इंटीग्रेशन शॉर्टकट में लिख दूं सीधा। आपको मालूम है 1 + x² को t लेट करना पड़ेगा, तो ये 1/t जो लॉग बनेगा, और e से लॉग कट के हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1 + x²। बोलो भाई ये ठीक है कि नहीं है? यहां तक ठीक है कि नहीं है बच्चे? log 1 + x² और बिल्कुल e से लॉग कट जाएगा ना बेटा, फॉर्मूला था e की पावर में log x जो होता है वो इक्वल टू x होता है, तो e से log कट के तो हमारे पास 1 + x² यहां पर आ जाएगा। ओके सर। अब देखिए, अब सॉल्यूशन, हमें तो चाहिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो है y IF इंटीग्रेशन में q IF और आगे dx। ठीक है, तो y IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है 1 + x², q है बेटा हमारे पास 1/1 + x² का होल स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x²। तो आप देखेंगे 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अभी भी डिनोमिनेटर में 1 + x² बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन?
10 इनवर्स x प्लस में k। ये हमारा निकल गया है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो भाई ठीक है कि नहीं है? 10 वाला, बिल्कुल सर 10 वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? भाई लोग सी है कि नहीं है? 8 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आएगा। अरे यार ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, एक और है। यहाँ पे आपको बड़ा चॉइस दे रखी है यार, यहाँ तो आपको चॉइस दे रखी है। तो यहाँ पर भी देखो dy बाई डी एक्स है, उसके साथ में x log x है। तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड बाय x log x। तो x log x दोनों को डिवाइड करो, यहाँ बन जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ 1 में x log x आगे रहेगा y, और 2 log x को x log x से डिवाइड करो, log x कट जाएगा, ये 2 में x स्क्वायर टाइप का कुछ बनने वाला है। ठीक है बच्चों, ये मैंने सही किया कि नहीं किया? क्या यहां तक सही है कि नहीं है बच्चों? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। चलो इसमें मैं हिंट दे रहा हूं। p देखो, p हमारे पास क्या है? 1/x log x, ठीक है। एंड q है हमारे पास 2/x स्क्वायर। जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है कि भैया यहाँ पे बाई पार्ट्स लगने वाला है आगे। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में x log x का इंटीग्रेशन, और 1 में x log x का मतलब होता है कि log x को t लेट करना पड़ेगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है। तो 1/t का इंटीग्रेशन बन जाएगा log t, और t है हमारे लिए log x, और यहाँ पे e से log कट जाएगा और ओनली बचेगा log x। बोलो भाई सही है कि नहीं है? सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ें। सही है। नाउ फॉर्मूला होता है y if q if dx। if है हमारे पास log x, q है बेटा 2 को बाहर रख लेते हैं, और यहां पे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। आगे हो जाएगा बच्चे। अक्षय क्या समझाना बेटा? अक्षय साहा क्या समझा दो? अक्षय साहा क्या समझाने के लिए आप कह रहे हैं? हे अक्षय साहा, कौन सा वाला हिस्सा? थर्ड स्टेप, थर्ड, ये वाला, ये स्टेप। यस बेटा, ये बेटा आपसे इसका इंटीग्रेशन मैं पूछूं, क्या करोगे? क्या log x को t नहीं लाइट करोगे? बोलो बेटा, t लाइट करोगे? t का मतलब log x, तो log x बन जाएगा ना। मैं तेरी आवाज को महसूस कर पा रहा हूँ बेटा अपने दिमाग में कि तू कैसे बोल रहा होगा। अब देखो भाई यहां पे ऐसा है ना, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स -1/x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव, सेकेंड 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में 1/x, (1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x। लो पूरा ही हो गया है तो यार। दीपेश कुमार क्वेश्चन 7 में प्लस का log x आएगा, a-1 है। क्या बोल रहे हो बेटा दीपेश? आप क्या बोल रहे हो दीपेश? ओ दीपेश, आप क्या बोल रहे हो? चलिए बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं अगले की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, ओहो 9 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेक्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड अ वेक्टर सी, फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट सी का डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे के साथ करके 2 आंसर आ रहा है, आई माइनस जे के साथ करके 3 आ रहा है, और सी डॉट के करके 0 आ रहा है। तो बेटा देखो ऐसा है ना, मुझे नहीं मालूम सी क्या है, सी वेक्टर मान लेते हैं एक्स आई वाई जे जेड के। 3 नंबर का क्वेश्चन और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर लास्ट का स्टेप फिर से बता दो, लास्ट का बेटा ये वाला स्टेप कर रही हो, देख बेटा माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स ये रहा, 1/x की मल्टीप्लाई 1/x से करोगे तो 1/x² आएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा। मुझे इस क्वेश्चन में नहीं मालूम सी वेक्टर क्या है, मैंने लेट किया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। मुझे इतना मालूम है कि सी का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं i प्लस जे के साथ करूं तो आंसर 2 आएगा। बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना आप लोगों को, इस सी का डॉट प्रोडक्ट इस i प्लस जे के साथ करना है। तो देखो i के साथ उधर x है, नीचे 1 है, ऊपर j के साथ y है, नीचे 1 है, ऊपर k के साथ z है, नीचे कुछ है ही नहीं। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 2, एंड हम अगर c का डॉट प्रोडक्ट करें i माइनस जे के साथ तो आंसर आ रहा है 3। अब मालूम है आपको x इंटू 1 y इंटू -1 z तो है ही नहीं, तो याद है, ठीक है बच्चों। फिर c का डॉट प्रोडक्ट k के साथ करोगे तो आंसर 0 है। तो c में देखो, c में x y z है ना, तो हम x i y j और z k की मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ k के साथ, और k का मतलब 0 i 0 j 1 k, तो आंसर 0 है। तो x इंटू 0 y इंटू 0 z इंटू 1, तो बच्चों वो z मिल गया 0, ठीक है। नाउ x प्लस वाई जो है वो 2 के इक्वल है, और x माइनस वाई जो है वो 3 के इक्वल है। ऐड कर लो तो 2x इक्वल टू 5, x हमारा बन जाएगा 5/2, x हमारा बन जाएगा 5/2, एंड और मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँ x कट जाएगा 2y इक्वल टू -1, तो y हमारा बन जाएगा -1/2। चेक करो बेटा x और y मेरे सही निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। 5/2 में -1/2 जोड़ूंगा यानी 2.5 में माइनस आधा तो 2, और 2.5 जमा आधा 3, ठीक है। सो ये सही है यार, एकदम सही है। सो ना हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए था सी वेक्टर। सी वेक्टर x है 5/2, आगे i, फिर माइनस का 1/2, फिर आगे j और 0 k, ये हमारा सी वेक्टर आ गया। कैसा क्वेश्चन था भाई, बढ़िया था क्वेश्चन, ठीक ठाक था, इजी लग रहा था मेरे ख्याल से ना। बस ये बात थी और फिर तो अपने आप ही हो गया। आगे बढ़ा जाए बच्चों, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं और एक अंतिम प्रश्न और। ओहो ये 10वां क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन हो गया यार, ये लंबा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है चलिए देखिएगा, शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन दे इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे पहला काम क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को, सर भैया क्या इसको भी लेट कर सकते थे? किसको लेट करना चाहते हो बेटा, किसको लेट करना चाहते हो भाई, किसको?
जुबैर किसको, xi को, xi को समझा नहीं भाई। सी वेक्टर जो हमें फाइंड करना है तो उसको ही एज्यूम करूंगा ना भाई मैं, सी वेक्टर ही फाइंड करना है। तो सी वेक्टर मुझे मालूम नहीं ना उसके कंपोनेंट्स क्या, तो मैंने एक्स वाई जेड मान लिए सी वेक्टर को कि एक्स आई की जगह जो तेरा, अरे भाई मैंने एक्स वाई जेड लिखा है, तुम ए आई बी जे सी के इस तरह से लिख लो। हाँ बिल्कुल, अरे वो तो मर्जी आपकी यार, उसमें क्या दिक्कत है ना। बिल्कुल आप एलिमेंट लिख लो, क्या दिक्कत है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लिखना चाहते हो उसको। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, खतरनाक डाउट है इसका। हाँ नालायक। चलो भाई देखो, शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था बच्चों, एक बार इसको दोबारा से सीखते हैं। ठीक है, देखिए दो लाइन जब हमें दी होती है ना, जैसे सबसे पहली लाइन है, ये जो सबसे पहली लाइन है बेटा, फर्स्ट लाइन, इसे इक्वल टू रख लो लैम्डा। याद आ रहा होगा हमें सबसे पहले बेटा यहाँ पे ना जनरल पॉइंट फाइंड करना है, जनरल पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1/2 को लैम्डा रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1। ऐसी y माइनस 2/3 को लैम्डा रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, और z माइनस 3/4 को लैम्डा रखोगे। पहली जो लाइन है उसके जरिए बेटा आप लोगों को निकालना है जनरल पॉइंट z, x, y और z। एक जनरल पॉइंट बेटा आप लोगों ने फाइंड किया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? बोले बेटा, क्या यहां तक कोई दिक्कत वाली बात थी? यहाँ तो ठीक था। अरे तो आपने एक लंबा सा मैसेज भेजा था ना, उसको एक बार दोबारा से भेजो यार प्लीज। ठीक है, एक लंबा सा मैसेज आपने भेजा था, एक बार दोबारा से भेजे, क्या भेजा था आपने वो। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन वो क्या है बेटा, वो है x माइनस 4 के अपॉन में 5, y माइनस 1 के अपॉन में 2 और z है हमारे पास। तो आपने करना क्या है ना, इन x, y और z की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है आप। ठीक है, आप x की जगह पे रख दो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 4 अपॉन में रहेगा 5, y की जगह पे 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन में रहेगा 2, और z की जगह पे आ जाएगा बेटा 4 लैम्डा प्लस 3। तो देखो बेटा, ये बन जाएगा हमारा 2 लैम्डा 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन में रहेगा 5, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में रहेगा 2 अपॉन में रहेगा 2, और ऐसी लास्ट में हमारे पास 4 लैम्डा प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? जरा फटाफट से बताइए। हमने सबसे पहले उस लाइन से जनरल पॉइंट फाइंड किया, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली। उन एक्स वाई जेड की वैल्यूज को बेटा अब मैं इस दूसरी वाली लाइन में पुट कर देता हूं, एक्स वाई और जेड की जगह पे, एक्स वाई और जेड की जगह पे। तो सॉल्व करके मेरे पास वो 3 टर्म्स बेटा मेरे पास आ रही हैं। यहां तक सब ठीक है ना? यस या नो? यहां तक सब ठीक है? यस यस, कमेंट में बता दो जल्दी से यस। एक गधे कहीं कि हम बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी। हाँ भाई ठीक है। अब एक काम करो बेटा, अब ना आप इन दोनों को सॉल्व करो। 2 लैम्डा माइनस 3 के अपॉन में 5 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 के अपॉन में 2। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 लैम्डा माइनस 6, 5 3 15 लैम्डा प्लस का 5, और माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11, और यहाँ से लैम्डा आ गया बेटा माइनस 1, लैम्डा आ गया यहाँ से माइनस 1। अब आप इसी तरह से इन दो को सॉल्व करो बच्चे, इसको और उसको सॉल्व कीजिए। इन्हें सॉल्व करोगे तो देखो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, 4 दूनी 8 लैम्डा, 3 दूनी 6, 1 से 6 के माइनस 5, 8 से 3 के 5 लैम्डा, लैम्डा हमारा आ जाएगा बेटा कितना, माइनस का 1। ओए माइनस 2/5 तो नहीं आ रहा बेटा? अरे अरे खुशी है, खुशी क्या बोल रही हो? खुशी है, खुशी क्या बोल रही हो भैया? हाँ जी, लैम्डा दोनों में सेम आ रहा भाई, -1। सेम आने का मतलब क्या है?
Hence, two lines are intersecting. ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, ठीक है। अब हमसे पूछा गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा वो जो लैम्डा -1 निकला है ना, उस -1 को यहां पुट कर लो, -2 -3 -4, तो -2 + 1 -3 + 2 -4 + 3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ जाएगा -2 + 1 -1 -3 + 2 -4 + 3। सो ये हमारा निकल गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो बच्चे, यहाँ तक सही है कि नहीं है? एक बार फटाफट से सब बच्चे ठेंगा दिखाएंगे, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, ठेंगे दिखाएंगे। बस यही तरीका है बेटा, यही तरीका रित्रो। वैसे तो कंपोनेंट्स को ही हमें फाइंड करना होता है ना वेक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है। सर नॉन पैरेलल प्रूव करके नहीं कह सकते? बेटा एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन, क्या ये या फिर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। मैं दिख नहीं रहा आपके यार, दिख रही कि नहीं दिख रही है? देखो एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ठीक है। अब ये दो लाइन बेटा पैरेलल नहीं है, बट ये इंटरसेक्टिंग भी कहाँ है? 3D स्पेस है ना बेटा, 3D स्पेस। 3D स्पेस में ज़रूरी नहीं है कि दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, भाई वो नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, ठीक है। अंजलि कुमारी समझी बात को? हाँ जी। सो ये यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन। देखो ऑप्शन में चॉइस है बेटा हमारे पास। देखिए बच्चे सेम क्वेश्चन है, मतलब चॉइस है हमारे पास, वही क्वेश्चन नंबर वही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए कहते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आप लोग A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो? तो आप बोलेंगे यस सर, 1 2 3, ऊपर वाले जो 1 2 3 है I 2 J और 3 K, ऐसे ही 2 3 4 वो B1 वेक्टर हो गया, 2 3 एंड 4। फिर A2 वेक्टर 2 4 5, 2 4 5, और B2 वेक्टर 3 4 5, 3 4 5। कहते हैं कि इन दो वेक्टर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अगर पूछे बेटा तो पहले ना चेक करो कहीं ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। क्या ये दो लाइन पैरेलल है या नहीं है? क्या ये दो लाइन पैरेलल हैं या नहीं है? यस या नो जल्दी से बताइए। क्या यह दो रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है? हाँ जी नहीं है सर। कैसे पता किया? हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, 3 को डिवाइड किया 4 से, 4 को डिवाइड किया 5 से। रेशियो सेम नहीं आ रहा। रेशियो सेम आ जाए तो पैरेलल होंगी, फिलहाल तो ये पैरेलल नहीं है। अब देखो ऐसा है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद कराता हूँ। A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला याद है बच्चों आप लोग को? हमें रिक्वायरमेंट है जो जो चीज चाहिए निकालो। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 2i माइनस I, 4j माइनस 2j, 5k माइनस 3k। A2 माइनस A1 निकल गया बच्चों, A2 माइनस A1। अब क्या चाहिए हमें? B1 क्रॉस B2 भी चाहिए। हमें चाहिए B1 क्रॉस B2। तो इसके लिए तो I J K, B1 में देखो क्या 2 3 4, B2 में बेटा 3 4 एंड 5, ये बन जाएगा I 5 3 15 माइनस 16, 10 माइनस 12, 8 माइनस 9,
तो माइनस आई, 10 में से 12 गए -2 और प्लस का 2 जे, 8 से 9 गए माइनस का 1 के। तो ये हमारा बन जाएगा B1 क्रॉस B2। ये ठीक है बच्चों, देख लो भाई ये मेरी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। B1 क्रॉस B2 निकल गया। हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है बच्चे, तो रूट के अंदर हमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, तो ये √6 बन जाएगा। बेटा ये कैलकुलेशन सही है मेरी, देख लो। ध्रुव भाई, ध्रुव, खुशी, अरित्रो, एकता, आर्द्रा, सही है कि नहीं है? सही है। अब देखो, अब उसके बाद बेटा, अब इसके बाद हमें देखो, हमें √6 मिल चुका है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √6। हमें और क्या चाहिए? हमें अब चाहिए A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो वो जो A2 माइनस A1 है, यानी क्या है, I2 ठीक है, I2J 2K का डॉट प्रोडक्ट विद -1I 2J -KK के साथ, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा 1 इंटू -1, 2 इंटू 2 और 2 इंटू -1 -2 से 1 आ रहा है बच्चों, 1/√6। चेक करो बेटा, देख लो डॉट प्रोडक्ट, इस A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किया मैंने, ये सही है कि नहीं है? यस सर, सही है। एकता, ध्रुव, खुशी, अरित्रो, आर्द्रा, हरिओम, दीपेश, अंजलि, सही है। यस सर, तो ये भी होता है बेटा। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले की तरफ चलेंगे। अब सेक्शन सी बेटा हमारा शुरू हो चुका है, और सेक्शन सी में बच्चों, सेक्शन सी हमारा स्टार्ट होता है, और सबसे पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया जाता है। मिसलेनियस का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो देखिए बच्चे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में है हमारे पास sin x प्लस cos x, डिनोमिनेटर में है sin 2x। यहाँ π/6 से ऊपर हो जाएगा π/3। याद करो बेटा, मैंने आप लोगों से बोला था, क्या बोला था, कि आपको चाहिए साइन प्लस कॉस के इंटीग्रेशन का स्क्वायर, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का स्क्वायर ये फाइंड करना है। न्यूमरेटर है साइन प्लस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस में 2 साइन कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा 1, और वो बन जाएगा साइन 2x, यहाँ रह जाएगा साइन माइनस में कॉस, और साइन 2x को लेफ्ट में ले आओ, साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। साइन 2x की जो वैल्यू निकली है उसको यहाँ पुट कर लो इंटीग्रेशन में। हमारे पास है π/6 से π/3, ऊपर है साइन प्लस कॉस, और डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर साइन 2x है उसकी जगह पे 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारा अब ये बन जाएगा, नाउ जो इंटीग्रेशन है आई, बेटा इतना हमने कर लिया है ना। अब इसके आगे क्या स्टेप था, याद है किसी बच्चे को? इसके आगे क्या करना था? इतना हमने किया, इसके आगे का क्या स्टेप था? यहां तक हम पहुंच चुके हैं। लेट टी, किसको लेट टी करें? साइन, ये जो साइन माइनस में कॉस है इससे टी लेट कर लो बेटा। ये जो साइन माइनस कॉस है नीचे रूट के अंदर, इसको टी लेट कर लो। साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस कॉस का हो जाएगा प्लस साइन, और dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा dt। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी है गाइस। लिमिट सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है।
1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी का स्क्वायर, साइन प्लस कॉस डी एक्स, साइन प्लस कॉस डी एक्स, वो बन जाएगा डी टी। लिमिट पहले था पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, कॉस पाई बाय 6 होता है √3/2, पाई बाय 3 60, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2 और यहाँ 1/2। तो अब जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन इनवर्स टी यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1/2, 1 माइनस √3/2। एक बार t की जगह पे √3 माइनस 1 रख देंगे और एक बार t की जगह पे 1 माइनस √3/2 रख लेंगे। सो ये आता है बेटा। अब जो है देखो इंटीग्रेशन हो चुका है। ये मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ, अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन और साइन मिलके ट्वाइस ऑफ साइन बना देंगे। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, ये समझ में आया या नहीं आया? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, मिसलेनियस का भी कुछ दिन पहले किया हम लोगों ने क्वेश्चन, है ना? अभी कुछ दिन पहले भाई हम लोगों ने बैच में ही क्वेश्चन किया है। चलिए पढ़ेंगे, आगे की तरफ चलेंगे बेटा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और 12 में बेटा चैप्टर 8 का क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर 8। ठीक है बच्चों, चैप्टर 8 का क्वेश्चन बेटा हमारे सामने इधर है। लो जी बच्चों देखिएगा, कह रहा कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दिस इज पैराबोला, एंड हमें एक लाइन भी गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसका डायग्राम बेटा अगर मैं बनाऊं, देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो पैराबोला तो जो बनेगा वो उधर की तरफ का बन जाएगा। ये बात ठीक है बच्चों? पैराबोला हमारा ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमें कहता है कि x प्लस वाई 2 के इक्वल है, यानी कि बेटा और मैं बोलूँ x 0 है तो y 2 होगा और y 0 है तो x 2 हो जाएगा। तो 0 पे 2 और 2 0, 2,0। इसको ज्वाइन कर लेंगे भाई। अरे क्वेश्चन यहां से हट गया भाई। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2, x 0 तो y 2, y 0 तो x 2। तो इसका डायग्राम जो हम बना रहे हैं बेटा, ये हमारा हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर लाइन में x 0 है तो y 2 है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो लो बच्चे, ये हमारे पास देखो ये था पैराबोला और ये थी लाइन। पैराबोला और लाइन बेटा हमें दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिजिबल रीजन भी बेटा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये बात मानते हो बच्चों? फिजिबल रीजन भी हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये एरिया बेटा मुझे इधर अब फाइंड करना है, इस वाले एरिया को बेटा अब फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में बेटा देखो टेक्निक यहाँ में हम क्या लगा रहे हैं, आप जरा देखना। सबसे पहले बच्चे आप लोग ना ये पता करो कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है। आप लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहा हूँ बेटा मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिएगा बच्चे जरा, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन। तो देखना बच्चे, हमारे पास है x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 2 है और x की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई। y की वैल्यू आ रही है 1, y की वैल्यू आ रही है -2। चेक करो, y की वैल्यू सही आ रही है बेटा, 1 और -2, 1 एंड -2। देख लो भाई फटाफट से। अब बच्चों एक बात जरा देखिएगा सभी, देखिए ऐसा होता है बच्चे, जब कोई कर्व हमारे पास होती है, जैसे ये कोई कर्व है, यहाँ y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू बाई एफ एक्स, जैसे y इक्वल टू हो सकता है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। मैं आपसे बोलूँ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, या फिर यहाँ a है और यहाँ पे b है, तो आप क्या करते हो बेटा, आप a से लेके b तक आप y को इंटीग्रेट करते हो, यानी कि आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हो और इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में। लिमिट भी x एक्सिस की है, इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो आप क्या देखते हो, एरिया भी हमें x एक्सिस की तरफ वाला मिलता है, x एक्सिस की तरफ वाला एरिया। अब यहीं पर ही बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लो कोई लाइन है, ऐसे कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपसे बोलूं कि एक इस तरह से और एक इस तरह से, दो हॉरिजॉन्टल ये लाइन्स है, मान लेते हैं यहाँ पे y हमारा 1 है या फिर a है, यहाँ पे y हमारा b है और यहाँ पे x है इन टर्म्स ऑफ y, x है इन टर्म्स ऑफ y। तो इस सिचुएशन में बेटा लिमिट लगाएंगे a से b की और इंटीग्रेशन भी करेंगे y के रिस्पेक्ट में और वैल्यू पुट करेंगे x की। x की वैल्यू कितनी है, fy। तो इस सिचुएशन में बेटा हमें नीचे का एरिया नहीं मिलता, हमें x एक्सिस की तरफ का एरिया मिलता है, हमें ये वाला एरिया मिला करता है बेटा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, लिमिट भी x एक्सिस की लोगे तो ये नीचे वाला एरिया मिलेगा, और अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, लिमिट भी y एक्सिस की लोगे तो ये y की तरफ वाला एरिया हमें मिला करता है। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों, इस हिसाब से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें चाहिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो क्यों ना इस -2 से लेके इस 1 तक, -2 से लेके 1 तक मैं y एक्सिस की लिमिट ले रहा हूं, तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा और वैल्यू पुट करूंगा x की। मैं सबसे पहले इस लाइन को इंटीग्रेट कर लूं, लाइन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये सब मिल जाएगा, पर मुझे ये भी मिल जाएगा और मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं माइनस कर देता हूं, -2 से लेके 1 तक, -2 से लेके 1 तक इस पैराबोला को x dy और पैराबोला को इंटीग्रेट कर देता हूं। पैराबोला और लाइन, देखो लाइन में x की वैल्यू थी 2 माइनस वाई और पैराबोला में x की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर। बोलो बेटा, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बेटा? यस सर। अब सेम क्वेश्चन ऐसा ही इसने ऑप्शन में दे दिया, सेम देखिएगा, सेम ही नीचे दे दिया गया बेटा। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 4y, ये तो हो गया पैराबोला, और x इक्वल टू 4y माइनस 2, ये हो गई लाइन, ठीक है। तो इस बार जो है पैराबोला बन रहा है ऊपर की तरफ, एक्स स्क्वायर है, ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब ऐसी लाइन की बात करें, y 0 तो x माइनस 2, x 0 तो y 1/2, तो ये यहां से इस तरह से कुछ चले जाएगा। तो इस बार बेटा आप लोगों को ये वाला फाइंड करना है, तो यहां पर भी पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर जो है वो 4y के इक्वल है
एंड एक्स 4y माइनस 2 के इक्वल है। तो मैं इस 4y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देता हूँ। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 और x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट निकल जाएगा -1 और ये पॉइंट निकल जाएगा 2। तो अब हमें चाहिए एरिया। तो इस -1 से लेकर 2 तक, पहले ऊपर क्या है बेटा, आप बोलेंगे सर ऊपर है लाइन, y की वैल्यू पुट करूंगा x के टर्म्स में, यह है लाइन, माइनस, फिर इस -1 से लेकर इस 2 तक, फिर आ जाएगा हमारा पैराबोला। -1 से 2 तक y की वैल्यू, लाइन में y की वैल्यू है x प्लस 2 के अपॉन में 4 माइनस -1 से 2, पैराबोला में y की वैल्यू है x स्क्वायर बाय 4। बोलो भाई, अब क्या आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? इस बार तो ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना बेटा, अब तो ये x के रिस्पेक्ट में होगा। बोलो सही है कि नहीं है? तो ये आगे इसको खुद से करना भाई। फिर ये भी हमारा होता है बेटा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13, लो जी एक और सुंदर क्वेश्चन आ गया। यार सुंदर सुंदर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं भाई ये लोग। लो जी बच्चों, आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज फाइंड करने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है P, मान ली लाइन है PQ, ऊपर एक पॉइंट है M जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 6 और 3। ठीक है, और कहता है ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। लाइन की इक्वेशन है x/1 y - 1/2 इक्वल टू z - 2/3। कह रहा है कि ये जो पॉइंट M है, यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और जितनी डिस्टेंस पे ऊपर है उतनी डिस्टेंस पे अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे n होगा, और वो जो n होगा वो n होगा इमेज। इमेज को चलो मैं i से लिख लेता हूँ, i। इस इमेज के कुछ कांस्टेंट, कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो ये हमें फाइंड करने। फाइंड द इमेज। कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ इसके अल्फा, बीटा और गामा। तो ये i के कोऑर्डिनेट्स बेटा मेरे को इस क्वेश्चन में अब फाइंड करने हैं। ये हमारे सामने है क्वेश्चन। तो बेटा जरा तरीका देखिएगा बच्चों, अब जरा समझिएगा। क्या किसी को याद है इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या था बच्चों? हमारे पास पी क्यू की जो इक्वेशन है, पी क्यू, वो इक्वेशन है x/1 y - 1/2 z - 2/3। इससे अगर मैं इक्वल टू लैम्डा रख लूँ बेटा, इससे अगर मैं इक्वल टू लैम्डा रख लूँ तो क्या यहाँ से जनरल पॉइंट निकाला जा सकता है? जनरल पॉइंट x की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, y की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 और z की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2। इस PQ पे, ये PQ जो जा रहा है, इस PQ का जनरल पॉइंट ये है। ठीक है, यानी कि इस PQ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको रिप्रेजेंट करेगा ये। यानी कि ये जो पॉइंट है, पक्की बात है, ये F को भी रिप्रेजेंट करता होगा, ये F को भी रिप्रेजेंट करता होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? F को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ FM। हमें FM के या फिर MF के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो A1, B1, C1, ये बेटा हम लोगों को चाहिए। इस FM के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए बेटा हमें। तो आपको तरीका मालूम है, जैसे अगर मैं आपके सामने बोल दूं कि एक पॉइंट है 1, 2, एक पॉइंट है 3, 6, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? आप 3 में से 1 माइनस कर लेते हो, आप 6 में से 2 माइनस कर लेते हो। तो यही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो बेटा ऐसा है ना, F के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, और M के कोऑर्डिनेट्स से 1, 6, 3। तो लैम्डा से माइनस कर लोगे 1, 2 लैम्डा प्लस 1 से माइनस कर लोगे 6 और 3 लैम्डा प्लस 2।
से माइनस कर लोगे 3। ये डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं बेटा एफ के। बोलो बेटा यहां तक सही है कि नहीं है? एफ के डायरेक्शन रेशियोज मैंने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं बच्चों? जरा देख के बताओ। अच्छा मुझे अगर पूछा जाए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, पी क्यू यानी A2 B2 B2 और C2, क्या मैं कह सकता हूं 1 2 और 3 जो है वो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हैं? 1 2 3, यस या नो? यस या नो? सही है कि नहीं है बच्चों? सही है। अब मुझे बताओ जो पी क्यू है दिस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम एफ। जो पी क्यू है वो एम एफ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है बेटा, तो आपको मालूम है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये इक्वल टू क्या हुआ करेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, ये याद है ना? तो इसलिए बेटा लैम्डा माइनस 1 इंटू 1, 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2 और 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3, ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 1, 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस 10 और 3 3 9 लैम्डा माइनस में 3, और ये हमारा बन जाएगा कितना? 9 4 13 और 1 14 लैम्डा और 13 और इक्वल टू 14। क्या लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है बच्चों? बोलो यार, क्या लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है बच्चों? यस सर, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? 5 14 और 13 14, ठीक है। सो लैम्डा मिल गया बेटा। सो नाउ मुझसे पूछ लिया जाए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ। एफ क्या था? लैम्डा, लैम्डा है 1 1 3 5 1 3 5। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट क्वेश्चन में अगर बोलते फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया 1 3 5। एफ निकल गया हमारे पास 1 3 5। हमारे पास जो एम था, एम क्या था? 163 163 163, और एन जो इमेज है अल्फा बीटा गामा। इमेज क्या है बेटा? इमेज अल्फा बीटा गामा, मुझे तो ये चाहिए। तो आपको मालूम है कि ये जो एफ है गाइस, दिस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एम आई का मिड पॉइंट है एफ, एम और आई का मिड पॉइंट है एफ। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एम आई। तो 1 में प्लस कर लो अल्फा, उसे कर लो आधा, इक्वल टू रख लो 1। 6 में प्लस कर लो बीटा, उसे कर लो आधा, उसे इक्वल टू रख लो 3। एंड 3 में प्लस कर लो गामा, उसे कर लो आधा, इक्वल टू 5। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ से बीटा आ जाएगा 0, और यहाँ से गामा आ जाएगा 1 0 एंड 7। बोलो बच्चे, समझे या नहीं समझे? ये ठीक है कि नहीं है? डन है? सो हमारी इमेज निकल गई बेटा। अरे तो क्या ये क्वेश्चन हमने पहले किया है? अगर असाइनमेंट में चेक करना, आई थिंक ये क्वेश्चन असाइनमेंट में है यार। क्या उसका आंसर तब भी यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, या डिफरेंट आ रहा था कुछ? बताना रित्रो जरा, उस टाइम पे भी इसका आंसर यही था या कुछ डिफरेंट था यार? वन 0 से आई थिंक यही रहा होगा यार, 107। सर एग्जैक्टली नहीं, ये एग्जैक्टली नहीं किया, चलो मे भी हो सकता है बदल के किया हो। चलिए ये हमारा होता है, और अब रह गया बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रह गया है।
हाँ जी बच्चों देखिएगा, नीचे एक बॉक्स बना रखा, मैं यहाँ बना देता हूँ। बच्चों आज 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी बेटा, आज 8 बजे मैंने किसी और की क्लास रखी है, आज आपकी क्लास नहीं होगी, आज आपकी क्लास नहीं होगी। कहते कि अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कोलकाता। ठीक है बच्चों, कोई जो लेटर है, कोई लेटर आया है भैया, लेटर कहां से आया है, या तो टाटा नगर से आया है या फिर वो कोलकाता से आया है। कोलकाता, ये हरित्रो के गांव से आया है, क्यों भाई हरित्रो, सही है। या तो टाटा नगर से या कोलकाता से। देख लो स्पेलिंग से लिखी बेटा मैंने, टाटा नगर एंड कोलकाता की, टाटा नगर कोलकाता, सही है, एकदम सही लिखी है, यस सर। अब बेटा आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जब आपके, शायद आपको मालूम होगा कि जो एनवलप होते हैं ना, जैसे कहीं बैंक से बेटा आपके घर में अगर कोई आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आया हो, तो उनका जो एनवलप होता है पूरा कागज का व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और उसमें ना इतने हिस्से में प्लास्टिक लगा होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, जिससे लेटर के अंदर वाला हिस्सा दिखता है। ऐसा मालूम है आप लोगों को? तो यहाँ पर इस वाले प्लास्टिक से ना अंदर जो लेटर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वो दिख जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया कि ऑन द एनवलप ओनली 2 consecutive letters T and A are visible। बच्चों ये जो छोटा सा जो ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक लगा हुआ है यहाँ पे, यहां से केवल आपको TA दिखाई दे रहा है, TA। अब ये TA टाटा नगर वाला TA है या कोलकाता वाला TA है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा भाई। तो इसने फिर ये क्या पूछता है, देखो इतना तो मैं समझ चुका हूं, TA जो है ओनली 2 consecutive letters T are visible, तो TA तो हमको यहां से भी दिख सकता है और TA हमको यहां से भी दिख सकता है। इस बात को मानते हो बच्चों? यस सर, नो सर? ठीक है, कहता है कि नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम कोलकाता। कह रहा TA दिख चुका है, ये हो चुका है, बोल दिया ऑन द एनवलप ओनली 2 consecutive letters TA आर विजिबल। करे TA दिख रहा है, ये हो चुका है भाई। कह रहा तुम ये बताओ कि वो जो लेटर है वो यहां से आया है। तो बच्चों देखो, हमें ये नहीं मालूम कि लेटर टाटा नगर से आया है कोलकाता से आया है, तो ना ही इनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई जिक्र किया गया है। तो मैं मान के चल लेता हूं कि टाटा नगर से आना और कोलकाता से आना लेटर कहीं से भी आ सकता है, दोनों के इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा बेटा एग्जाम में आप लिखते हो ना, कंसीडर द इवेंट्स, कंसीडर द इवेंट्स। एक इवेंट ले लेते हैं E1 E2 और एक कॉमन इवेंट। पहली इवेंट है लेटर फ्रॉम, कहां से आया लेटर? फ्रॉम टाटा नगर, टाटा नगर। और फिर दूसरा लेटर इज फ्रॉम कोलकाता। अब लेटर चाहे कहीं से भी आया हो, TAR विजिबल। अब हमसे बोल दिया गया है भाई कि TA तो विजिबल है, वो हो चुका है, फाइंड करो दैट द लेटर इज कम फ्रॉम कोलकाता यानी E2 के अपॉन में A। नाउ दिस इज क्वेश्चन मार्क, E2 अपॉन में A, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल बड़ा खुशी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब तरीका देखना बच्चों, यहां पे हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए E1 E2 A by E1 A by E2, इनकी प्रोबेबिलिटीज बेटा आपसे अगर पूछी जाती हैं तो देखिएगा, E1 का मतलब लेटर टाटा नगर से आया, चांसेस आधे हैं। E2 का मतलब लेटर कोलकाता से आया, इसके भी चांसेस आधे हैं।
ठीक है सर। अब A/E1 लेटर टाटा नगर से आया और टाटा नगर में TA विजिबल है, इसके चांसेस फाइंड करने हैं। तो जरा आप समझना बेटा, यहां पर जो है बच्चों को दिक्कत सबसे ज्यादा आती है भाई। देखो वो जो ट्रांसपेरेंट वाला जो प्लास्टिक यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे T एंड A दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर दिखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। अब वो कॉन्जिक्यूटिव लेटर क्या क्या हो सकते हैं, जरा बनाओ ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो भाई, मानते हो? मैं दोबारा से लिख के बताता हूं। पहले दो क्या है, TA, फिर पहले T को छोड़ दो, AT, फिर अगेन TA, फिर AN, फिर NA, फिर AG, फिर GA, फिर AR। अगर दो दो लेटर लिखने हो, दो दो लेटर लिखने हो तो पॉसिबिलिटीज कितनी है बेटा? अब ये मत बोलना सर सीधा T के बाद R लिख दो, नहीं भाई, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। अगर पहला T है तो उसके बाद फिर A ही तो दिखेगा, सही बात है। तो TA दिखेगा, AT दिखेगा, TA AN, NA AG, GA AR। 8 केसेस बन रहे हैं बच्चों, 8 केसेस बन रहे हैं, 8 केसेस बन रहे हैं, 8। उस 8 में से फेवरेबल क्या क्या है? पहला TA और तीसरा TA दिखना चाहिए बेटा। तो ये बन जाएगा 2/8, जिसको कि हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। बोलो भाई सही है कि नहीं है? ऐसे ही बताओ, A/E2 लेटर कोलकाता से आया, कोलकाता में ऐसे दो दो के अगर मैं पेयर बनाऊं तो कितने पेयर बन जाएंगे, जरा गिनो। दो दो के से कितने पेयर बन जाएंगे बेटा? देखिएगा, KOOL 2 3 4 5 6 बन रहे होंगे मेरे ख्याल से, 6 बन रहे हैं बेटा, 6। उन 6 में से TA सिर्फ एक भी लास्ट वाले में दिख रहा होगा, सिर्फ लास्ट वाले में, तो बन जाएगा 1/6। बोलो भाई सही है कि नहीं है? ए भाई सही है। सुना, इतना हो जाता है। हमें तो चाहिए क्या, PE2/A, और इसको निकालने का फॉर्मूला है E2 A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2। तो 1/2 और यहाँ से 1/4, 1/2 और उसमें है 1/6, 1/2, 1/6, 1/2, 1/2, 1/2 सबसे कैंसिल, बचेगा 1/6, 1/4, 1/6, 6 और 4 का एलसीएम रहेगा 12, 3 और 2, 1/6, 12/5, बन जाएगा 2/5। बोलो बेटा, चेक करो भाई कैलकुलेशन सही है या नहीं है, देख लो भाई कैलकुलेशन हमारी सही है या नहीं है।